जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है चैनल का तो वह ज्वाइन मेंबर बन जाएं आप चैनल के। यहाँ पर आपके लिए 3 प्लान उपलब्ध हैं, जिसमें से आप कोई सा भी एक प्लान आप खरीद सकते हैं। तो वहां से आप जो प्लान है उनमें से खरीद लें एक, और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल जो रहता है पीडीएफ से संबंधित, वह आपके लिए वहीं पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि खास श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है। तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि एक जीव के दूसरे के, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। खास श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर। उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है, वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं, या मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो मरुस्थलीय जो अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी। क्या है डी में है आपका, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो डी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त हैं या संकटापन्न है, खतरनाक है या बिरली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है। तो कौन सी जातियों के बारे में जानकारी देता है यह बताना है। पारो जी, सोनम जी, शिब्बू जी, जासमिन जी। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। रानी जी, लक्ष्मी जी। क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना यहाँ पर रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि संकटापन्न है। संकटापन्न जो जातियां हैं उनके बारे में जानकारी देता है कौन, रेड डाटा बुक। देखिए, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, ऐसे जीवों की जातियां जिनके भविष्य में संकट में पड़ने की संभावना है। संकटापन्न जातियों की श्रेणी में आते हैं इन जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो किसको दिया जाता है इको मार्क बताना है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, आर्थिक दृष्टि से व्ययकार हों, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, या प्रोटीन समृद्ध हों। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, बताइए सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है यहाँ पर पारोजी, वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, यानी कि क्या है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही, उनका राइट आंसर है गायत्री जी, विकल्प नंबर सी। इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों के लिए किया जाता है जिनके उत्पादन पर्यावरण को क्षति ना हुई हो, अर्थात पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। इसका लोगो मिट्टी का घड़ा है। इसका लोगो है जो वह क्या है, मिट्टी का घड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो कौन सा है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए। निम्न में से कौन एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता या लवणता में वृद्धि, या सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों
फैलाना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, जिन्होंने भी सी बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो यह बताना है कब मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। और 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो जल्दी से आंसर बताएं। 1973 में या 1972 ईस्वी में, 1980 में या 1974 में। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि 1973 में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, जिसका मुख्य विषय केवल एक पृथ्वी था। और यहाँ पर देखिए प्रति वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, H2, CO, NO2, SO2। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो सोनम जी, श्याम जी, रानी जी, पारो जी, प्रदीप जी, क्या होगा इसका सही आंसर। आर वाई। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि H2। H2 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सीसा वाहन प्रदूषण के भाग हैं। ये वाहनों के ईंधनों के दहन से निकलने वाले धुएं में मौजूद रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन यानी कि H2 एक हरित गैस है जो उप उत्पाद में पानी बनता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है यहाँ पर, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो यहाँ पर हरित गृह प्रभाव का अर्थ बताना है, तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। सोनम जी, प्रदीप जी, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना या बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। ललित जी, श्याम जी, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो भूमिगत जल को बताना है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। आर्सेनिक या विषाणु। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। पारू जी, लक्ष्मी जी, संध्या जी, तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर और 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि शैवाल। शैवाल जिन्होंने बताया विकल्प नंबर बी उनका राइट आंसर है शैवाल, याद रखना है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक पदार्थ आर्सेनिक हैं। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। तो यहाँ पर अजैविक प्रदूषक हैं जो पदार्थ हैं वह यहाँ पर शैवाल नहीं, आर्सेनिक, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर्सेनिक बताया है, तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक पदार्थ जो हैं आर्सेनिक, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो कौन है वह, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर।
श्याम जी की निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का हार्वे। हार्वे जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका सही आंसर है हार्वे। हार्वे यहाँ पर सही आंसर है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने की थी। इसकी खोज की विस्तृत व्याख्यान 1628 ईस्वी में प्रकाशित एन पुस्तक है जो एन अनाटोमिकल स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में मिलती है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो बताइए बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने तो आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मालती जी, रानी जी, लक्ष्मी जी, पारो जी, प्रदीप जी, सभी लोग बताते जाएंगे। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि अरस्तु। बिल्कुल सही पूजा जी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अमित जी, रानी जी, संध्या जी, प्रदीप जी, क्या होगा इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि बंदर। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बंदर। अगला क्वेश्चन है क्या है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है? तो बताइए कैसा दिखाई देता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि हरा। हरा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? साइंस विद। क्या होगा इसका राइट आंसर? अमित जी, पारो जी, गायत्री जी, पूजा जी, तो सभी लोग बताएंगे नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 है और 14 का जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि चार्ल्स डार्विन। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक जीव जातु का उद्भव है हिंदी में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रजातियों की उत्पत्ति सामान्य पाठकों पर केंद्रित थी। डार्विन चाहते थे कि उनका सिद्धांत यथासंभव व्यापक रूप से प्रसारित हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो नहीं है यह बताना है। निम्न में से कौन मछली नहीं है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। स्टारफिश, सॉफिश या पाइप फिश या गिटार फिश। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है कि जो मछली नहीं है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि स्टारफिश। स्टारफिश जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर विकल्प नंबर 1। देखिए कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियां नहीं है। जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश और कैटरफिश, हैगफिश और रेजरफिश, क्राई फिश इत्यादि। यह जो है मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु यह मछलियां नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। तो पृथ्वी पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि शुतुरमुर्ग आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। यह पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। जीवित पक्षी पूछा गया है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
देखिए, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इनके 3 पेट और 3 आंख होते हैं। इस पक्षी के पैर पर सिर्फ 2 ही उंगलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो सभी लोग भी यहाँ पर वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सभी लोग, बहुत ही कम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए वहां पर 3 प्लान उपलब्ध हैं, तो 3 प्लान में से आप जो भी प्लान वहां पर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर PDF उपलब्ध कराई जाती है जो भी ज्वाइन मेंबर बनता है उनके लिए। तो जो भी बनना चाहता है तो वह बन जाए चैनल के ज्वाइन मेंबर। और क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि स्तनी। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। जिन्होंने भी बताया है प्रदीप जी, उनका सही आंसर है। स्तनी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु, जिनसे उत्पन्न दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जातीय और वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु माना जाता है जाती है, परंतु यह मछली की तरह दिखती है, परंतु यह एक स्तनधारी जंतु है। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। अनियत तापी प्राणी कौन है? तो कौन सा है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गजेंद्र जी, संध्या सेन जी, रानी जी, प्रदीप जी, पूजा जी, रितु जी, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे। RY, तो क्या है इसका सही आंसर कि अनियत तापी प्राणी कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। क्या है डी में? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। यह सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। डी बिल्कुल सही। मालती जी, डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो क्या है इसका सही आंसर? निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर यह बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या होगा? डी। यहाँ पर सही आंसर होगा नांगराज। नांगराज यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, नांगराज बिल्कुल सही। देखिए नांगराज, जिसको किंग कोबरा या गाढ़े भूरे या काले रंग का लगभग 2 मीटर का लंबा सर्प है, आक्रमण से पूर्व गर्दन की पसलियों का फैला कर क्रोध अवस्था में सर के पीछे गर्दन का भाग चौड़े फन के रूप में फैला देता है। इस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं। अगला क्वेश्चन है, बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो क्या है इसका सही आंसर? बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो जल स्थलचर या स्तनपायी, सरीसृप या एबीज। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है गायत्री जी, रानी जी, वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि स्तनपायी विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। देखिए महाधमनी शरीर की एक सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिनमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है या संधरी होती है या ठोस होती है या कीलक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी यह बताना है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। क्या है? विकल्प नंबर बी में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा संधरी। यहाँ पर जिन्होंने बी बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं यह बताना है। वसा में, ग्लूकोज या एमिनो अम्ल या शर्करा? तो क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी लोग आंसर बताएं।
क्या होगा इसका सही आंसर? साइंस विद लवली, मुस्कान खान, श्याम जी, रानी जी, प्रदीप जी, संध्या जी, सभी लोग बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि एमिनो अम्ल। यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, मानव रुधिर का पीएच है तो कितना है? मानव रुधिर का पीएच बताना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ पर है, तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पूजा ठाकुर जी, पूजा जी, प्रदीप जी और श्याम जी, बहुत सारे लोग हैं, तो जल्दी से बताते जाएं क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर लाइक किया है। और इसका सही आंसर है रुधिर, मानव रुधिर का पीएच है, तो यहाँ पर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर डी ही बताया, 7.4 यह आपका सही आंसर होगा। देखिए मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के संधारण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। और यहाँ पर देखिए किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यह आपके लिए याद रखना है, पीएच जो 7 से कम रहता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के समय शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो जमता नहीं है किसकी मौजूदगी के कारण? यह बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर क्या है? डी। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। संध्या सेन जी, हैप्पीनेस यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। और देखिए हैपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो कौन आरंभ करता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो यहाँ पर सही आंसर है WBC। WBC यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देखिए जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया WBC प्रारंभ करता है। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु श्वसन या अवायु श्वसन या ग्लाइकोलिसिस या जल अपघटन? तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। शिब्बू तिवारी जी, साइंस जी और रानी जी, गायत्री जी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है वायु श्वसन। वायु श्वसन विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है? तो सामान्यतः निषेचन होता है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, चेतन सेन जी, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। सामान्यतः निषेचन होता है तो डिंब वाहिनी नली में, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए डिंब वाहिनी नली अंडाशय से शुरू होती है, इसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है, अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर सही आंसर बताना है। सोनम जी,
पारो जी, रानी जी, मुस्कान जी। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रदीप जी। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि TSH। TSH यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सभी लोग बताएंगे इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है, तो यह बताना है क्या है इंसुलिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और यह यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि हार्मोन। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य के अंगाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दूपिका से निकलता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। 4 विकल्प है क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, कितना होता है? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी। क्या है विकल्प नंबर बी में? विकल्प नंबर बी में आपका यहाँ पर जो आंसर है वह है 36.9 36 पॉइंट जो है 9 डिग्री सेल्सियस। यह आपके यहाँ पर सही आंसर है। सेल्सियस स्केल पर मानव, सेल्सियस स्केल पर देखिए, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है, सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। तो यह आपके लिए याद रखना है कि सेल्सियस स्केल पर जो मानव का सामान्य तापमान रहता है वह 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव का सामान्य तापमान रहता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान वह है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। तो इस प्रकार आपके लिए यह याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन लिए थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। SK मीना जी, और जो भी चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के आप ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब के बाजू में दिया है ज्वाइन बटन, तो वहां पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 प्लान आएंगे। वहां पर सिल्वर प्लान है एक आपका 29 रुपए का, गोल्ड प्लान है 59 रुपए का, और डायमंड प्लान है आपका 119 रुपए का। तो आपको जौन सा भी यहाँ पर प्लान खरीदना चाहते हैं आप, तो बाय प्लान आप खरीद सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं वहां से, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी ज्वाइन मेंबर बनता है तो उनका एक ग्रुप बना है, उसमें उनको शामिल किया जाता है, और उनके लिए PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर जो है चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। और रोज अपनी यह क्लास होती है 4:05 पर। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो यहाँ पर मैथ और इंग्लिश वाले कोई टीचर्स नहीं है इस चैनल पर। तो और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। पूजा ठाकुर जी और RY, पारू कुशवाहा जी, मुस्कान जी, संध्या सेन जी, मालती जी, रेनू जी, साइंस विद लवली, SK मीना, मालती, मुस्कान, गायत्री, संध्या सेन जी, रानी, पारो, तो सभी लोग यहाँ पर, चेतन सेन जी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और रोज आपके लिए करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, हाँ पूजा ठाकुर जी, जो भी, और करंट अफेयर का वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं, तो सभी लोग करंट अफेयर का वीडियो देखें, क्योंकि आपके करंट से भी संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हाँ, तो आपके लिए करंट का वीडियो देखना है, और सुबह 6:30 बजे करंट का आता है। उसके बाद 7:30 बजे आपकी क्लास होती है काय की सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर इंडिया जी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाते हैं। और अब आपकी यहाँ पर 3:20 पर भी हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है, 3:20 पर, और फिर 4:05 पर भी आपकी सामान्य ज्ञान की है। और कल से आपकी हो जाएगी 11 बजे GK का डोज। तो GK का डोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लाए जाते हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बताए जाते हैं। तो कल से आप जो है सोने से पहले GK का डोज अवश्य लेना है आप सबको। तो आज की वीडियो में बस
इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।